दोस्तों नमस्कार। भारतीय राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत चीज़ें बदल रही हैं, बदलाव जो है काफ़ी हो रहा है और सभी नेता जो हैं वो अपने दाव पेंच चल रहे हैं अपने अनुसार, किसको किस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, इस चीज़ को कैलकुलेट करके सभी लोग अपने अपने दाव पे चल रहे हैं, अपनी चाल चल रहे हैं। और एक चीज़ जो है और जिसकी चर्चा पिछले काफ़ी समय से हो रही थी, बेशक जब से जो विपक्षी दलों के नेता हैं उन्होंने इंडिया अलायंस जब से बनाया था तभी से इस चीज़ की चर्चा चल रही थी और अक्सर इस चीज़ को लेकर के लोग कयास भी लगा रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। वो चीज़ जो है आज फाइनली खुल करके आ गई है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की जो नेता है बसपा सुप्रीमो मायावती जी का। मायावती जी को लेकर के बहुत कुछ कहा जा रहा था कि ये क्या करेंगी, इंडिया अलायंस में आएंगी, बीजेपी के साथ जाएंगी, बहुत तरह की चीज़ें चल रही थी और लेकिन फाइनली इन सभी चीज़ों को विराम दे दिया उन्होंने। और 15 जनवरी के दिन जब बहन मायावती जी का जन्मदिन था और इस दिन जो है उन्होंने अपना बयान जारी करके और सब कुछ क्लियर किया। और जिस तरीके से इन्होंने अपने बयान दिए हैं बहुत ही खूबसूरती से सभी बातों को उसमें उन्होंने समेट दिया है और मुझे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छा लगा उनका बयान देख करके और पढ़ करके। पूरा 4.5-5 पेज का लगभग उनका पूरा बयान है और जब मैं उसको पढ़ रहा था तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे उसमें अच्छी लगी। बेशक से वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है या कुछ भी, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही एक कहते हैं ना कि मंझे हुए नेता की तरह अपनी बातों को उन्होंने रखा है उस बयान के अंदर। तो वो सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, तो देख लीजिएगा पूरा, तभी जा कर के आपको पूरी बात आप जान पाएंगे कि असल स्थिति क्या है। क्योंकि इस चीज़ को लेकर के बहुत तरह की अफवाहें भी मार्केट में चलने लगी हैं, है ना, कि इंडिया अलायंस कमज़ोर हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। तो जो वास्तविक स्थिति है उसको समझना है तो आपको वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना चाहिए। लेकिन जो उनके बयान हैं पूरे, उसके आने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसका निष्कर्ष बता देता हूँ, ठीक है, कि इनके बयान का निष्कर्ष क्या है, फिर कहानी हम लोग समझेंगे। इस पूरे बयान को देखते हुए जो 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हुई। नंबर 1 कि उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर बहुत करारा हमला किया है, मोदी जी को बहुत सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। और दूसरी चीज़ कि उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर भी कमेंट किए हैं, अखिलेश यादव को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है, बख्शा नहीं है। और तीसरी चीज़ कि कांग्रेस के प्रति उनका रुख कहीं ना कहीं नरम दिखा इस पूरे बयान के मद्देनज़र। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है। बेसिकली सबसे पहले मोदी जी को लेकर के बात करते हैं। तो मोदी जी को लेकर के उन्होंने बहुत ही क्लियर और साफ शब्दों में ये कहा कि आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी तरह की समस्याएं हैं, गरीबी है, महंगाई है, आप देख रहे हैं कि कमर तोड़ महंगाई है, लोगों की कमाई कम हो रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, पैसा कम हो रहा है, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है। तो ये उनके जेब के ऊपर बहुत दोहरा मार पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है ना। इन सभी चीज़ों से निजात या इन सभी चीज़ों से मुक्ति दिलाने के बजाय सरकार क्या कर रही है कि आपको फ्री में कुछ अनाज दे रही है और इस तरीके से आपको अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। मोदी जी बोलते हैं ना, छाती चौड़ा करके बोलते हैं कि हम 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं। उसी के ऊपर इन्होंने कटाक्ष दिया कि थोड़े से फ्री में राशन दे करके और आप सोच रहे हैं कि आपने अपना काम कर दिया। लेकिन जो वास्तविक समस्या है, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसका जो एक सॉल्यूशन होना चाहिए, जो एक रियल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं और लोगों को आप जो है अपना गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, आगे भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अपनी कमियों को पर्दा डालने के लिए राजनीति का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार, खास करके धर्म और जाति की जो राजनीति कर रही है, संस्कृति की जो राजनीति कर रही है, जो भावनात्मक मुद्दों की राजनीति कर रही है, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश का जो संविधान है और जो लोकतंत्र है वो
कमज़ोर हो रहा है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है, और एक तरीके से कहते हैं ना कि लोगों को इमोशनल फुल बना देना, है ना, लोगों को भावुक करके उनको बेवकूफ़ बना देना और अपनी राजनीति साध लेना। तो इस तरह की राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, धर्म और जाति के आड़ में, धर्म और संस्कृति के आड़ में, लोगों के भावनाओं के साथ खेल करके और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का जो लोकतंत्र है और संविधान है वो दिनों पर दिन कमज़ोर हो रहा है। और इस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया इशारों में, बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए। दूसरी जो बात है वो अब अखिलेश यादव को लेकर के। अखिलेश यादव को इन्होंने, मायावती जी ने गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बोल दिया, कह दिया। और वो इसलिए कह दिया क्योंकि आपको याद है कि पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव मायावती जी को किस तरीके से आड़ो हाथे ले रहे थे, उनके ऊपर तरह तरह के कटाक्ष कर रहे थे और बयान दे रहे थे, है ना। उसमें से एक बयान ये भी था जब पत्रकारों ने पूछा कि इंडिया अलायंस में मायावती जी आ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, तो अखिलेश यादव बोले कि चुनाव के बाद जो है उनकी गारंटी कौन लेगा। और इस तरह के और भी कुछ बयान अखिलेश यादव लगातार देते आ रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले अचानक से अखिलेश यादव के रुख में नरमी आ गई, इनके बातों में नरमी आ गई और इन्होंने अपने विधायक तक को टोक दिया। जब इनका कोई एक विधायक पार्टी की मीटिंग के दौरान मायावती जी को लेकर कुछ बोल रहा था तो अखिलेश यादव ने उसको टोक दिया कि नहीं, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते, मायावती जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनके लिए इस तरह के बात बोलना शोभनीय नहीं है। तो अचानक से इनका जो रुख है वो नरम हो गया मायावती जी को लेकर के। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मायावती जी ने अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला करार दे दिया है। ये जो था मोदी जी और अखिलेश यादव के ऊपर, इनकी राजनीति के ऊपर आज मायावती जी ने बयान दिया है। इसके बाद जो एक बहुत ही अहम चीज़ है कि आकाश आनंद को लेकर के, जैसा कि आपको पता है कि आकाश आनंद को मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, तो इस चीज़ को लेकर के बहुत तरह की राजनीतिक बयानबाजी चल रही थी कि शायद बहन जी अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे, इनका राजनीतिक सफ़र जो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया है मायावती जी ने, उसको नकार दिया है और ये कहा है कि आकाश आनंद जो है वो सिर्फ मेरे उत्तराधिकारी हैं, उनको मैंने अपना उत्तराधिकारी बनाया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं राजनीति से संन्यास ले रही हूँ। मैं अपने ज़िंदगी के अंतिम सांस तक बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करूँगी और उसको मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करूँगी। इसके बाद जो है राम मंदिर को लेकर के पूछा गया इनसे सवाल। कुछ पत्रकारों ने राम मंदिर को लेकर के इनसे सवाल पूछा कि 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहती हैं। मायावती जी ने बहुत ही, और ये बात मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी कि मायावती जी ने यह कहा कि निमंत्रण हमारे पास भी आया है, लेकिन हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसका अभी फैसला हुआ नहीं है। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कहा कि ठीक है, उस उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी को और उससे हमारी पार्टी को किसी भी तरीके की कोई एतराज़ नहीं है, हम उस चीज़ का स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ दूसरी जो बात इन्होंने कही वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ठीक है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर इस तरीके का कोई प्रोग्राम बाबरी मस्जिद में भी होता है तो उसको भी लेकर के हमें कोई एतराज़ नहीं होगा और उसका भी हमारी पार्टी और हम जो है खुले दिल से स्वागत करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी जो बीएसपी पार्टी है वो भी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और हम सभी धर्मों को समान रूप से आदर करते हैं। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का मतलब ही यही है कि राज्य के सामने, स्टेट के सामने सभी धर्म इक्वल हैं। स्टेट जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, उसको प्रमोट नहीं करेगा। और वही चीज़ जो है मायावती जी ने ये कहा, क्योंकि यही हमारे संविधान का मूल है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसको बहुत ही बाखूबी से और बहुत ही सुंदरता के साथ
मायावती जी ने आज बोला, और ये बात मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी लगी। धर्मनिरपेक्षता की बात, राम मंदिर को लेकर के उनका ये जो बयान था काफ़ी अच्छा रहा। सभी लोगों ने इसकी सराहना की है और इस तरह के विचार का सराहना भी होना चाहिए, खास करके ऐसे समय में जब देश के संविधान के ऊपर खतरा है, जब वर्तमान केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस संविधान को बदल देना चाहती है, इस संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है। वैसे स्थिति में इस तरह की बातें करना, इस तरह का विचार रखना बहुत प्रशंसनीय है और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। ईवीएम को लेकर के भी उन्होंने सवाल किया कि ईवीएम की जो खबरें हैं, ईवीएम की संबंधित, ईवीएम धांधली के संबंधित खास करके ये खबरें हमारे को, हमारी पार्टी को बहुत दुखी करती है, बहुत चिंतित करती है और इसमें ज़रूर जो है सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि जो एक विश्वसनीयता है उसको बहाल किया जा सके, उसको सुनिश्चित किया जा सके। और इसके बाद अंतिम बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो इस चुनाव को लेकर के, 2024 के चुनाव को लेकर के, जिसको कि लेकर के पिछले कई दिनों से, कई महीनों से चर्चा हो रहा था कि बहन जी क्या करेंगे, इंडिया अलायंस में आएंगी नहीं आएंगी, है ना, बीजेपी के साथ जाएंगी। तो आज इन्होंने जो है अपना रुख बिल्कुल साफ किया है और इन्होंने कहा है कि जहाँ तक लोकसभा 2024 के चुनाव की बात है तो ये जो चुनाव है वो बीएसपी अकेले लड़ेगी और किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, ना तो इंडिया अलायंस का हिस्सा होगी और ना ही एनडीए अलायंस का, एनडीए का हिस्सा होगी, जो कि मोदी जी बीजेपी का अलायंस है, पूरा एनडीए जिसको बोलते हैं। तो दोनों में से किसी भी अलायंस का हिस्सा बहुजन समाज पार्टी नहीं होने वाला है, अकेले चुनाव लड़ेंगी। कारण उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया कि इसका कारण ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम किसी दल के साथ, किसी गठबंधन के साथ जाते हैं तो उससे हमको फ़ायदा कम होता है और नुकसान ज़्यादा होता है। ये बात उन्होंने क्लियर कट कही है। और एक बात उन्हें बहुत ही अच्छी कही है कि बेशक से हम अभी जो है किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जा रहे, लेकिन चुनाव के बाद, है ना, देख गठबंधन दो तरीके से होता है, एक प्री पोल होता है और एक पोस्ट पोल होता है ना। प्री पोल मतलब कि चुनाव होने से पहले कुछ पार्टियां आपस में मिल जाती हैं और मिल करके चुनाव लड़ती हैं, जैसे कि अभी इंडिया अलायंस की पार्टियां 28 पार्टियां जो लड़ रही हैं। एक होता है पोस्ट पोल, है ना, यानी कि चुनाव के बाद क्या सिनारियो होता है, किस तरह का सीन होता है, उसके बाद कुछ पार्टियाँ जो अपना समर्थन देती हैं और गठबंधन कर लेती हैं। तो मायावती जी ने कहा है कि चुनाव के बाद जो हम समर्थन देगी बीएसपी किसी न किसी को ज़रूर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन समर्थन किसको देंगे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मायावती जी ने कहा ये बात कि जो भी पार्टी या जो भी पार्टी की जो विचारधारा इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक, मजदूर, बेरोजगार, किसान, युवा, महिला, ये सब जो लोग हैं जो कि समाज के हाशिए पर हैं, अगर उनके लिए वो पार्टी काम करती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है, तब जा कर के हम उस पार्टी को समर्थन देंगे, ऐसे हम नहीं देंगे। ये उनका आज जो है वो कहना था। और जो भी पार्टी जो उपेक्षित है, समाज के लोग, है ना, उनको ध्यान में रख करके कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे तो ज़रूर जो है बीएसपी उनको समर्थन करेगी। अब जो है जो सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है कि मायावती जी के इस डिसीजन से कि वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं आएंगे, क्या होगा 2024 के चुनाव को लेकर के, क्या होगा, है ना। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा बनती मायावती जी तो इंडिया अलायंस की स्थिति मजबूत होती, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि इनका जो पत्ता है वो दोनों ओर खुला है ना। सपोज़ कि अगर कल को इंडिया अलायंस जीतने की स्थिति में आ जाती है या सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है तो ये इनके साथ आ सकती हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस हार जाती है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है, तो ये बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं। तो इन्होंने अपने दरवाजे दोनों पार्टियों के लिए खोल रखे हैं।
लेकिन एक जो इन्होंने इशारों में जो बात कह दी है कि हमारा जो गठबंधन होगा या हमारा जो समर्थन होगा उससे ही जाएगा, जो कि समाज के हाशिए पर जो लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके कल्याण के लिए काम करेंगे, जो अपेक्षित वर्ग है उनके कल्याण के लिए जो काम करेंगे, जो संविधान को बचाएगी, जो लोकतंत्र को बचाएगी, उसके साथ हम जाएंगे। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार के काम करने के तरीके हैं वो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मायावती जी जो है वो एनडीए के साथ चले जाएंगे, मोदी जी के साथ चले जाएंगे। ये कहना अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगा। जिस तरीके से इतने दिन इंतज़ार किए, आपको अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे, किस तरीके से रिजल्ट आते हैं उसके ऊपर ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जो नेता लोग होते हैं वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा हमको भी और आपको भी, और तब तक हम सिर्फ एक कयास ही लगा सकते हैं कि आखिर इनका वास्तविक जो कदम होगा क्या होगा, ये किस ओर जाएंगी। लेकिन इन्होंने बहुत ही चालाकी से और बहुत ही सूझबूझ से जो अपने दरवाजे हैं, जो अपने पत्ते हैं वो खोल रखे हैं कि मैं इधर भी जा सकती हूँ, मैं उधर भी जा सकती हूँ। अभी जो वास्तु स्थिति है वो कम से कम यही लग रही है। लेकिन राजनीति में कौन किसके साथ जाता है, किसके साथ नहीं जाता है, ये सब चीज़ें चलती है। राजनीति में ये भी कहते हैं कि कोई किसी का ना तो परमानेंट दोस्त होता है, नहीं परमानेंट दुश्मन होता है। लेकिन एक जो विचारधारा होती है ना, एक जो सोच होता है, वो जो विचार होता है वो मतलब प्रभावित करता है लोगों को। और आज जिस तरीके से बात इन्होंने रखी अपनी, खास करके इन्होंने जो धर्मनिरपेक्षता वाली बात करी, टू बी वेरी फ्रैंक, और जिस तरीके से समाज के उपेक्षित वर्गों के कल्याण की बात करी, जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की बात करी, वो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा और मैं उस चीज़ की प्रशंसा करता हूँ, चाहे ये किसी भी पार्टी को आने वाले समय में समर्थन दे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे ज़रूर जुड़िए। थैंक यू सो मच।